जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं आपके यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, मैं ज्योग्राफी के अगली कड़ी को लेकर आया हूं, लेकिन मैं बता दूं कि हम उत्तर भारत के उच्च भूभाग को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों अरावली के पठार को, मालवा के पठार को और विंध्यक्रम के पठार को, विंध्यक्रम के पहाड़ियों को लिख लिया है। जैसा कि अरावली की पहाड़ी एक महत्वपूर्ण प्राचीन पहाड़ी थी, जैसे मालवा का पठार भी एक महत्वपूर्ण पठार था, उसी तरह से एक विंध्य पर्वत श्रेणी भी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी थी। इसके दक्षिण में अगर हम बढ़ते तो फिर हमारा दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता। इसीलिए औसतन तौर पे ऐसा माना जाता है कि कुछ हमारे एरिया जो उत्तर भारत में उच्च रूप से पाए जाते हैं, उनमें से हम दो उच्च भूभाग को लेकर आए हैं। एक को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, जो आपके सामने दर्शाया गया है, और एक मेघालय का पठार कहते हैं, जो भी आपके सामने ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। दोस्तों, मैं इसको डिफाइन करूंगा और आपके बीच में बताऊंगा कि इससे आने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनाए गए हैं। सामान्य तौर पर पहले हम छोटा नागपुर के पठार को प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार गोंडवाना लैंड का भूभाग है, और छोटा नागपुर का पठार औसतन इसके नाम को इसलिए छोटा नागपुर के पठार के रूप में ही ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागवंशियों का यहाँ शासन रहा करता था, और छोटा नाम से एक छोटी सी गांव है जो जिसके नाम पर इस गांव का, जहां नागवंशियों का केंद्र रहा था, उसी के आधार पर इसको छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, काफी प्राचीन और अति प्राचीन क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, मैं बता दूं कि छोटा नागपुर के पठार के कुछ बिंदुएं मैं यहां दर्शा रखा है, जिसको लेकर आपको बताऊंगा। लेकिन एक और कड़ी आपको बता दूं कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खनिज संपदा का भरपूर क्षेत्र है, और खासकर कोयले का एक बड़ा भंडार यहां पाया जाता है। दोस्तों, जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वह कोयले को लेकर काफी चर्चित क्षेत्र है। उसी के आधार पर जर्मनी के ही उस नामकरण को अपने वहां छोटा नागपुर के नामकरण के साथ जोड़कर हम इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारत का छोटा नागपुर का पठार एक रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके कुछ बिंदुओं को मैं दर्शा दूं, आप छोटा नागपुर के पठार को विस्तृत रूप में जान जाएंगे। पहला तो ये दोस्तों कि इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ की चोटी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, जो झारखंड राज्य में है, और इसकी ऊंचाई उस पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1366 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों। और पार्श्वनाथ के नाम पर यह इसका नामकरण किया गया है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे। उन्होंने ही यहाँ पे अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था। यहाँ से 4 आरे उन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम पर इस उच्च शिखर का नाम रखा गया है। दोस्तों, अगर मैं इस क्रम को मैं देखने का प्रयास करूं तो लिखा है प्रमुख राज्य। छोटा नागपुर के पठार का प्रमुख राज्य कौन कौन सा है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सब सर्वाधिक बड़े भूभाग छोटा नागपुर के पठार का है, वो झारखंड राज्य में है। हालांकि इसका विस्तार जो है वह छोटे से बिहार के हिस्सों में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के राज्य के हिस्सों में पड़ता है, और कुछ उड़ीसा के भी हिस्सों में पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार का फैलाव झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों, मैं बता दूं दूसरा हमारी हमारी कड़ी है प्रमुख नदी। एक बहुत बड़ी बात यह है कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर से गंगा नदी बहती है, और छोटा नागपुर के पठार के नीचे से महानदी बहती है दोस्तों। लेकिन मैं इससे निकलने वाली प्रमुख नदियों का अगर उल्लेख करूं तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसमें महानदी इससे निकलती है, इससे मयूराक्षी नदी निकलती है, इससे आपके जो है कि स्वर्णरेखा नदी निकलती है, इससे बराकर नदी निकलती है, इससे दामोदर नदी निकलती है, इस स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो दोस्तों, इस तरह से इससे निकलने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं मैं उसका चर्चा किया, जैसे महानदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी और दामोदर नदी। ये मुख्य रूप से नदियां हैं जो आपके सामने निकल रही है। मैं नदियों को जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सी नदियां किस तरफ से बहती हैं और किस राज्य से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, तीसरा हमारा है कि प्रमुख पठार। अब इसका मेघालय का पठार दोस्तों
तीन पठारों से मिलकर बनता है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार किन पठारों से मिलकर बना है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि रांची के पठार और हजारीबाग के पठार और कोडरमा का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा के पठार को मिलाकर हम छोटा नागपुर के पठार की संज्ञा देते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो है प्रमुख खनिज, जैसा कि आपको पता है झारखंड एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है और छोटा नागपुर के पठार में प्रमुख जो खनिज पाए जाते हैं वह कौन कौन से खनिज है दोस्तों, तो मैं बताऊं कि सर्वाधिक खनिजों के रूप में अगर देखा जाए, हालांकि कोयला एक प्रकार के सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है, उसके साथ लोहा लौह अयस्क पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, उसमें जो है कि अभ्रक पाया जाता है, उसमें यूरेनियम पाया जाता है। प्रमुख रूप से यह छोटा नागपुर के पठार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि छोटा नागपुर का पठार एक महत्वपूर्ण पठार है और छोटा नागपुर के पठार में रांची, जमशेदपुर जैसे बड़े शहर भी पाए जाते हैं। दोस्तों रांची झारखंड की राजधानी है और जमशेदपुर झारखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है। दुर्गापुर शहर भी छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। तो इस तरह से कुछ शहर भी छोटा नागपुर के पठार के साथ जुड़े हुए हैं जिनके नामकरण को मैं कर पाया हूं। दोस्तों अगली कड़ी मैं देखूं तो अगली कड़ी हम अगर मेघालय के पठार को समझाने का प्रयास करूं तो देख सकते हैं आप मेघालय का पठार, दोस्तों आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मेघालय का पठार मेघालय राज्य में मुख्य रूप से स्थित है। और मेघालय का पठार दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह मेघों का घर है, अर्थात बादलों का घर है, इसलिए इसको मेघालय कहा जाता है। दोस्तों मेघालय का पठार आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों आर्कियन क्रम जो एक अपने आप में पुराना ही कहा जाता है, लेकिन गोंडवाना से ज्यादा पुराना नहीं है। जहां यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वहीं यह आर्कियन क्रम का हिस्सा है। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में तीन मुख्य रूप से पठारी या पहाड़ी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जिसमें पहले गारो है, फिर खासी है और फिर जयंतिया है। दोस्तों इसमें देख पा रहे हैं कि तीन हिल के रूप में मैंने इसको दर्शाया भी है, जिसमें सबसे ऊंची जो हिल है वो शिलांग का पठार है, और अर्थात हम कह सकते हैं कि शिलांग की शिखर है। अर्थात कह सकते हैं कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो शिलांग की शिखर है। 1961 मीटर ऊंची शिलांग शिखर पर शिलांग शहर बसा हुआ है, जो बेहद खूबसूरती को लेकर जाना जाता है। अगर मैं छोटा नागपुर के पठार को कहूं तो इसे उपनाम के रूप में पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों इसके खूबसूरती के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। और इसकी चर्चा करूं दोस्तों तो नोक रेक नाम की जो ऊंचाई है वह गारो पर पाई जाती है। दोस्तों नोक रेक की ऊंचाई गारो पर पाई जाती है और शिलांग की ऊंचाई खासी पर पाई जाती है। मैं इसकी संरचनाओं की बात करूं दोस्तों तो यह दक्षिण में बांग्लादेश से सटा हुआ है, उत्तर में इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी इसको रोक रखी है, और पूर्व में भी ब्रह्मपुत्रा नदी जब बाएं मुड़कर निकलती है तो वहां से वो गारो के हिस्सों से सटते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहां सबसे ऊंचाई खासी की है वहीं दूसरी सबसे ऊंचाई जयंतिया की है और सबसे कम ऊंचाई गारो की है। जो सबसे गारो पश्चिम में है, जयंतिया पूर्व में है और खासी मध्य में पाया जाता है। दोस्तों अगर इसके राज्यों के संबंध में बात करूं थोड़े से हिस्सों में, जैसा कि मैंने मेघालय के छोटा नागपुर के पठार के संबंध में बताया था, तो राज्य के रूप में मेघालय राज्य में सर्वाधिक रूप से यह फैला हुआ है। 90% का हिस्सा मेघालय राज्य में ही पाया जाता है। इसकी पहाड़ियों के रूप में बात करूं तो जैसा कि मैं बताया हूं, गारो, खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियां इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। दोस्तों जनजातीय के रूप में बात करूं दोस्तों तो जनजाति इसमें मुख्य रूप से गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर, खासी जनजाति खासी पहाड़ी पर और जयंतिया जनजाति जयंतिया पहाड़ी पर। हालांकि मिकिर से लेकर कुछ और जनजातियां इस पर पाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में गारो, खासी और जयंतिया जो है कि जनजातियां पाई जाती हैं। मैं अब आपको बता दूं गारो, खासी, जयंतिया में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो सबसे ऊंची अर्थात खासी पर पाई जाती है। दूसरी बड़ी जनजाति गारो पर पाई जाती है और गारो बड़ी दूसरी जनजाति है। जयंतिया तीसरी बड़ी जनजाति है जो जयंतिया नामक ऊंचाई पर पाई जाती है, स्थित है। दोस्तों इस तरह से इसे पूर्व का स्कॉटलैंड इसे सुंदरता और खूबसूरती को लेकर जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सामान्य तौर पर जो छोटा नागपुर के पठार के खनिज हैं उसी के आधार पर इसमें भी कोयला पाया जाता है,
इसमें आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं, इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, इसमें यूरेनियम पाया जाता है। कुछ हिस्से जो आपके पहले मैं दिखा दिया हूं वही आपके मेघालय के पठार में भी पाया जाता है। मेघालय के पठार की दो बड़ी विशेषता यह है कि मेघालय के पठार में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा के स्थान पाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अधिक वर्षा में एक सोहरा नामक शहर है जो चेरापूंजी के पास है। सोहरा नामक जो शहर है मेघालय के पठार में, वो एक महीने में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला शहर माना जाता है। दोस्तों, एक महीने में सर्वाधिक वर्षा कहीं होती है दुनिया में तो सोहरा नामक स्थान पे होती है, सोहरा नामक शहर पे होती है। जबकि एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहीं होती है तो माशिन राम में होती है। जो माशिन राम आपके एक गांव है, उसी गांव में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा एक वर्ष में मापी जाती है। तो इस हिसाब से दुनिया का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र एक महीने में सोहरा हो जाता है और दुनिया का सर्वाधिक गांव जो एक महीने में एक वर्ष में वर्षा प्राप्त करता है वो माशिन राम हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो माना जाएगा। आप दोनों ही पठारों का गंभीरता से अध्ययन कीजिएगा और पाएंगे कि बहुत सारी चीजें आपको इसमें से देखने को मिल रही हैं, इसमें से जानने को मिल रही हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरी तरह से देखकर रिवीजन करके आप निश्चित तौर पे आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर से बताइएगा। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।